हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिजेस एंड डिजायर्स के फर्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक औरत हेसुंग को दिखाया जाता है जो याद करती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। वो उसे रोकने के लिए जा रही थी लेकिन उसे रोक नहीं पाई। फिर अगले दिन उसके घर बैंक के लोग आते हैं और उसका सारा सामान फ्रीज करने लगते हैं। वो उनसे सवाल पूछती है तो वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं और अपना काम करते रहते हैं। उनके जाने के बाद हेसुंग की नज़र गोल्फ बॉल पर पड़ती है। वो याद करती है कि कैसे उसका हस्बैंड अपने बर्थडे पर भी गोल्फ खेलने गया था। वो याद करती है और रोने लगती है। फिर एक साल बीत जाता है और हेसुंग स्कूल में पढ़ाने लगती है। वो अपनी क्लास को पढ़ाकर स्टाफ रूम में पहुंचती है, तभी उसके पास मैसेज आता है कि वो रेक्स की मेंबर बन चुकी है। ये देखकर वो चौंक जाती है। इसके बाद हमें रेक्स की पार्टी दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए होते हैं और वहाँ अजीब सी रैंप वॉक देखते हैं। इसके बाद रेक्स की सीईओ चोई यू सुन आती है और उन सबका वेलकम करती है। फिर हमें पता चलता है कि रेक्स साउथ कोरिया की शादी.com है। बस फर्क इतना है कि रेक्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। यूसुन कुछ लोगों से बात करती है और वहां से जाने लगती है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आज की पार्टी बड़ी शानदार थी। इस बार पहले से भी ज्यादा वीआईपी आए हुए थे। क्या आप इस बार भी प्रेस मीट नहीं करेंगी? तो यूसुन कहती है कि ये सब वीआईपी लोग हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी ऐसी बातें मीडिया में लीक हों। वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं और हम इसे सीक्रेट ही रखेंगे। वो जा ही रहे होते हैं कि तभी यूसुन को एक लड़की मिलती है। वो बताती है कि मेरा नाम जिन यू हुई है, मैं एक लॉयर हूँ और रेक्स मेंबर भी हूँ। जिन यू कहती है कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप किसी भी टाइम कॉल कर सकती हैं। यूसुन उसका थैंक यू करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हेसुंग अपने घर पहुँचती है और अपनी मॉम से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती है कि मिंजी अपने रूम में है। तभी उसकी मॉम उसे रेक्स का कार्ड देती है। हेसुंग कहती है कि मुझे लगा ही था कि ये आपने किया होगा। वो कहती है कि मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती, मैं ऐसे ही खुश हूँ। उसकी मॉम जवाब देती है कि तुम ऐसे ही सारी उम्र अकेले नहीं रह सकती और इस मेंबरशिप में बहुत खर्चा आया है, हम इसे वेस्ट तो नहीं कर सकते। हेसुंग के पूछने पर वो बताती है कि इसमें 10 मिलियन वॉन खर्च हुए हैं। ये सुनकर हेसुंग चौंक जाती है और पूछती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने रिंग बेच दी है। हेसुंग कहती है कि वो रिंग तो आपको डैड ने दी थी, तो आप उसे कैसे बेच सकती हो? उसकी मॉम जवाब देती हैं कि तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सब कुछ बेच सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हेसुंग के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो कहती है कि मेरी बेटी ने बताया है कि आज फिर से मिंजी की लड़ाई हुई थी। उसने कुछ लड़कियों को उसके डैड के खिलाफ बोलते सुना और उसकी लड़ाई हो गई। ये बात सुनकर हेसुंग बोलती है कि वो उसे बाद में कॉल करेगी। वो कॉल कट करके अपनी बेटी के पास जाती है। वो मिंजी से कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो हम दूसरे शहर जा सकते हैं। मिंजी मना करती है और कहती है कि नहीं, हम इसी शहर में ही रहेंगे। तो हेसुंग कहती है कि ठीक है, मैं उन लड़कियों से बात करेंगी। तो मिंजी कहती है कि नहीं, अगर आप बीच में आओगी तो मैं कमजोर लगूंगी, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कमजोर समझे। मिंजी से बात करने के बाद हेसुंग अपने रूम में आ जाती है और शराब पीती है। वो याद करती है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें उसका हस्बैंड जिन्यू के साथ रोमांस कर रहा होता है। रात को वो घर आता है और हेसुंग से कहता है कि वो उससे डाइवोर्स लेना चाहता है। हेसुंग उसकी बात को मजाक समझती है और कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो सीरियसली बात करता है तो हेसुंग चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या ये दूसरी औरत का चक्कर है? तो उसका पति हाँ कर देता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह उसका हस्बैंड बैग पैक करने लगता है। ये देखकर हेसुंग कहती है कि मैंने ऐसा क्या गलती की है कि मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है। वो कहती है कि मैंने 15 सालों तक घर की जिम्मेदारी उठाई, तुम्हारी माँ की सेवा की और बदले में मुझे ये मिल रहा है। उसका हस्बैंड उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। हेसुंग कहती है कि मेरा और मिंजी का क्या होगा? तो वो जवाब देता है कि मिंजी की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ये बात बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो जिनयू के घर चला जाता है और उसे
सारी बात बता देता है। आधी रात को जब वो सो रहा होता है तभी जिन्यू उसके फोन से अपने और उसके सारे मैसेजेस डिलीट कर देती है। कुछ दिनों बाद हेसुंग अपने हस्बैंड से मिलने आती है और डिवोर्स के लिए हाँ कर देती है। वो कहती है कि ऐसे जीने से तो अच्छा हम दोनों डिवोर्स ही ले लें। हेसुंग से बात करने के बाद वो जिन्यू को कॉल करता है, लेकिन जिन्यू उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। वो उससे मिलने के लिए ऑफिस पहुंचता है और उससे पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। तो जिन्यू कहती है कि मैं काम में बिजी थी। वो कहता है कि मेरी बीवी डिवोर्स देने के लिए मान गई है, मुझे उन पैसों की जरूरत है जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कराए थे। जिन्यू उसे पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि वो पैसे खर्च हो गए हैं और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। वो कहता है कि मुझे वो पैसे एलिमनी में देने हैं ताकि मैं डिवोर्स ले सकूं। तो जिन्यू कहती है कि तो डिवोर्स मत लो। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो ये रिलेशन क्यों रखा। जिन्यू कहती है कि मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें डिवोर्स लेना चाहिए और वो पैसे मेरे अकाउंट में हैं, इसलिए वो मेरे हैं। ये सुनकर वो सुन्न हो जाता है और वहीं खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो जिन्यू को मैसेज करता है और फिर से बात करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में बुलाया जाता है और उस पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगता है। वो कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो उसका बॉस कहता है कि आपके खिलाफ जिन्यू ने शिकायत दी है। उसने बताया है कि तुमने टीएक्स इंजीनियरिंग से रिश्वत ली है। टीएक्स के प्रेसिडेंट ने भी ये बात कन्फेस की है। वो कहता है कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, बल्कि जिन्यू ने ही रिश्वत ली थी। उसका बॉस पूछता है कि अगर ऐसा था तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं। टीएक्स के प्रेसिडेंट ने कहा कि उसने तुम्हें 1 बिलियन वॉन कैश में दिए थे। वो जवाब देता है कि वो पैसे जिन्यू ने लिए थे। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे उन पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा किया। बॉस कहता है कि जिन्यू का इल्जाम है कि तुमने अपने रिश्वत के पैसे उसके अकाउंट में जमा कराए हैं। तो वो कहता है कि वो मेरे पैसे थे, वो मेरी मॉम की सेविंग्स थी जो मैंने उसके अकाउंट में जमा कराई थी। बॉस पूछता है कि अगर ये तुम्हारे पैसे हैं तो तुमने उसके अकाउंट में जमा क्यों कराए हैं। इसके बाद वो जिन्यू की रिकॉर्डिंग सुनाता है। जिन्यू कहती है कि एक दिन मैं मिस्टर कांग के साथ ड्रिंक कर रही थी और अगले दिन होटल रूम में उठी। मेरे कपड़े उतरे हुए थे और मेरा रेप हुआ था। ये रेप मिस्टर कांग ने किया था। इसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे और रिलेशन बनाते रहे। ये सब सुनकर मिस कैंग चौंक जाते हैं। उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी होगी और तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद मिस्टर कैंग जिन्यू के ऑफिस जाता है और उससे बात करता है। वो उसे चिल्लाकर पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम क्यों लगाए हैं, रेप, ब्लैकमेल, तुम इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोल रही हो। जिन्यू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद जिन्यू हेसंग को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों एक जगह मिलते हैं जहां जिन्यू कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरा रेप किया है और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। वो कहती है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। हेसुंग कहती है कि मुझे लगा तुम दोनों के बीच में प्यार है। जिन्यू साफ साफ झूठ बोल देती है और कहती है कि हमारे बीच प्यार नहीं था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर हेसुंग रोने लगती है। उससे बात करने के बाद वो मिस्टर कैंग को फोन करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने घटिया आदमी हो, तुम सिर्फ धोखेबाज ही नहीं रेपिस्ट भी हो। ये सुनकर मिस्टर कैंग कहता है कि वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया, वो बस झूठ बोले जा रही है। थोड़ी देर बाद उसके पास पुलिस का कॉल आता है। पुलिस कहती है कि जिन्यू ने तुम्हारे खिलाफ रेप का केस किया है, कल तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। वो अपने लॉयर्स के पास जाता है और केस लड़ने के लिए कहता है। उसके लॉयर्स कहते हैं कि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और केस करने का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस केस को खत्म कर देंगे और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ये सुनकर मिस्टर कैंग दुखी हो जाता है। इधर जिन्यू सोच रही होती है कि सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसने शादी करने का सोचा और गलती की। इधर लॉयर्स के जाने के बाद कंग हेसुंग को कॉल करता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया, मेरा परिवार टूट गया, मेरी जॉब चली गई और मेरी रेपुटेशन भी चली गई। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो और मिंजी को मेरी तरफ से प्यार देना। वो उसे गुड बाय करता है और कॉल कट कर देता है। हेसुंग समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसे कॉल लगाती है और उसकी तरफ चल देती है। इधर मिस्टर कैंग कॉल्स को इग्नोर कर देता है और सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पर चला जाता है। थोड़ी देर में हेसुंग वहां पहुंच जाती है और बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। तभी मिस्टर कैंग भी कूद जाता है और नीचे आकर गिरता है। हेसुंग उसे देख
लेती है और रोने लगती है। फिर एक नए कैरेक्टर ली ह्यूंग जू को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो टेक कंपनी हिबुल का सीईओ होता है। वो एक नई गेम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होता है। इधर जिन्यू रेक्स के ऑफिस में जाती है और अपने लिए पार्टनर चेक करती है। वो हाईएस्ट लेवल ब्लैक लेवल के लोगों को चेक करती है जो ज्यादातर 60+ होते हैं। तभी वो याद करती है कि उसकी दोस्त ने उसे एक अमीर आदमी ह्यूंगजू के बारे में बताया था। वो कहती है कि क्या आपके पास कोई टेक कंपनी का सीईओ नहीं है, तो दूसरी लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ कोई ऐसा आदमी तो नहीं है। ये सुनकर जिन्यू कहती है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हो और इस लिस्ट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। दूसरी तरफ ह्यूंगजू की मॉम रेक्स की सीईओ के पास जाती हैं और अपने बेटे ह्यूंगजू के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए मेंबरशिप लेती हैं। वो कहती हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए सिंगल औरत चाहिए, वो डिवोर्सी नहीं होनी चाहिए। इधर हेसुंग यूनिवर्सिटी में जॉब लेने के लिए प्रोफेसर से मिलने जाती है, लेकिन प्रोफेसर अपनी पावर का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो, तुम्हारी जॉब मैं संभाल लूंगा। प्रोफेसर की ऐसी बातें सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर हमें एक नए कैरेक्टर चा सुक जिन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में काम करता है जहां हेसुंग अपने काम के सिलसिले में आई होती है। हेसुंग वहां से जा रही होती है, तभी चा सुक जिन की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे आवाज लगाकर रोक लेता है। हमें पता चलता है कि वो दोनों क्लासमेट रह चुके हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सुकजुन उससे आने का रीजन पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इधर ह्यूंगजू की मॉम उसे रेक्स मेंबरशिप के बारे में बता देती है। ह्यूंगजू बोलता है मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मॉम रिक्वेस्ट करने लगती हैं और रेक्स की सीईओ यूसुन से मीटिंग करने के लिए कहती हैं। अगले दिन रेक्स की सीईओ यूसुन से मिलने आती हैं और ह्यूंगजू कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन यूसुन उसे मैनिपुलेट करती है और उसका डिसीजन चेंज करा देती है। ह्यूंगजू अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे जाता है और ब्लैक लेवल की लिस्ट में आ जाता है। खुशी खुशी यूसुन अपने ऑफिस में जाती है और ये बात बता देती है। वो कहती है कि ये हाईएस्ट ब्लैक मेंबर है जो हमारी प्रायोरिटी होगा। ह्यूंगजू को 30 साल तक की लड़की चाहिए जो सिंगल हो या डिवोर्सी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लविंग और केयरिंग नेचर की वाइफ चाहिए। उसकी टीम मेंबर कहते हैं ठीक है, हम आज से उसके लिए सुटेबल पार्टनर ढूंढते हैं। इधर हेसुंग अपनी रेक्स मेंबरशिप को कैंसिल करके रिफंड लेने आई होती है। दूसरी तरफ जिन्यू को ह्यूंगजू की मेंबरशिप का पता चल जाता है और वो रेक्स कंसल्टेंट से मिलने पहुंचती है। वो उससे पूछती है कि क्या कोई नया ब्लैक मेंबर आया है, तो कंसल्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। जिन्यू उसे रिश्वत देते हुए कहती है कि मुझे इसी मेंबर ह्यूंगजू से शादी करनी है। कंसल्टेंट पैसे ले लेती है और मीटिंग कराने का प्रॉमिस करती है। वो वहां से जाने लगती है, तभी यूसुन उसे मिल जाती है। वो उसे बात करने लगती है कि तभी हेसुंग उसे उसकी आवाज से पहचान लेती है। वो पलटकर देखती है और वहां का सामान गिर जाता है। सबका ध्यान उस तरफ जाता है। जिन्यू और हेसुंग एक दूसरे को देखती हैं और दोनों एक दूसरे को घूरती रहती हैं और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।